कैश बुक का मतलब बेटा हमने ओवरऑल जो लास्ट क्लास में समझा था वो क्या था कि क्योंकि बिजनेस में कैश की ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए हम कैश का डायरेक्टली एक अलग से बुक मेंटेन कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कैश बुक। और कैश बुक में बेटा ये भी समझा था हमने कि डेबिट साइड में जब भी पैसा आएगा बिजनेस में तो उसको डेबिट साइड में पुट कर देते हैं बेटा, और जब भी पेमेंट पैसा जाएगा तो उसको क्रेडिट साइड में पुट कर देते हैं, राइट। तो डेबिट साइड हमारी होती है लेफ्ट हैंड साइड बेटा, और क्रेडिट साइड होती है राइट हैंड साइड। अब थोड़ा सा आज और एडवांस चल रहे हैं। आज जो आप कॉन्सेप्ट करेंगे बेटा दैट इज द डबल कॉलम कैश बुक। अब बच्चे यहाँ पर डबल कॉलम कैश बुक क्या है? देखिए डबल कॉलम का मतलब ये है, आप एक बिजनेसमैन हैं या बेटा मैं चलिए इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, तो बड़ा कॉन्सेप्ट सीधा सा है बेटा। मुझे इंस्टीट्यूट में आपकी फीस मिली। अब बेटा फीस चाहे वो कैश में मिली हो या वो बैंक से मिली हो, तो बेटा दोनों में से कोई डिफरेंस है? मैं तो ये कहूंगा ना, पैसा आया मेरे पास है तो दोनों ही पैसा है, दोनों ही मनी। तो बेटा जब कैश बुक बनाते हैं तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था बेटा? सिंगल कॉलम कैश बुक। आपने देखा था डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश, डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश। तो अब थोड़ा एडवांस लेवल पे चल रहे हैं बेटा। हम एडवांस में क्या कर रहे हैं कि भैया पेमेंट आपकी कैश की जगह चेक से आई है, तो क्यों ना आप एक बैंक कॉलम भी यही बना लो। तो आज की डेट में बेटा डेट पर्टिकुलर एलएफ हम दो कॉलम बना लेते हैं, कैश और बैंक। रूल लॉजिक वही है बेटा, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। पैसा आएगा तो डेबिट साइड में डालेंगे। बस अब आपको ये देखना है कि पैसा कैश में आया है तो कैश कॉलम में डाल दीजिएगा, और बेटा बैंक में आया है तो बैंक कॉलम में डाल दीजिएगा। और ऐसे ही बेटा जब हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट में भी हम यही चेक करेंगे बेटा कि जब भी पैसा जाएगा बेटा, आप मान लीजिए बेटा रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट आप लिखेंगे, लेकिन अगर आप बेटा कैश के थ्रू रेंट पे कर रहे हैं तो कैश अकाउंट में डाल दीजिएगा कॉलम में, और अगर बेटा आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो आप बैंक में डाल दीजिएगा। सो दिस इज कॉल्ड डबल कॉलम कैश बुक, या दिस इज कॉल्ड एडवांस कैश बुक, या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बैंक कॉलम कैश बुक, एक ही बात है बेटा। तो लॉजिक समझ में आ गया बेटा? है वही कैश की ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड, और इसके अंदर फिर वही बता रहा हूं आपको बेटा जी, सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड ही रखना है। कौन सा? कैश की ट्रांजेक्शन में, ठीक है। अब जैसे आप ही की बुक में बेटा टीएस बेवाल में क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, टू कॉलम कैश बुक, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, मैं इसी के अकॉर्डिंगली समझा के चल रहा हूं आपको। लेकिन उससे पहले बेटा आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप में से किसी को भी थियोरेटिकल मीनिंग क्लियर करना है? कैश बुक का मतलब क्लियर हो गया बेटा? क्योंकि बिजनेस में बच्चे कैश की ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है, तो हम एक सब्सिडियरी बुक्स बना लेते हैं कि कैश की ट्रांजेक्शन को डायरेक्टली हम इन बुक में पुट कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट एंट्री दी गई है बेटा कि 1 मार्च को जब आपने अकाउंट ओपन किया तो ऑलरेडी बेटा आपके पास कैश था इतने रुपए और बैंक में इतने रुपए पुराना पैसा पड़ा हुआ था। और बेटा कैश और बैंक दोनों ही हमारे लिए एसेट्स हैं, और एसेट्स का बैलेंस बेटा ही हमेशा डेबिट साइड में होता है। तो जो भी डेट दी हुई है अकॉर्डिंग टू डेट, मान लीजिए 1 मार्च 2020 दी हुई है बेटा, आप डेट डालेंगे और डेट के अकॉर्डिंगली बेटा इसको हम बोलते हैं यहाँ पर डेबिट साइड में, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में बेटा 2 डालते हैं, हर आइटम के आगे 2 डालना है आपको। 2 बैलेंस बीडी, ये बेटा फिक्स होता है। 2 बैलेंस बीडी का मतलब पुराना बचा हुआ कैश। तो यहाँ 1 मार्च को क्या बता रहे हैं? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। आपने कोई जमा नहीं कराया, डिपॉजिट नहीं कराया बेटा, तो यहां पर ये बता रहा है कि पहले से आपके पास कैश इन हैंड मतलब कैश इतना पड़ा हुआ है, और कैश एट बैंक बैंक इतना पड़ा हुआ है। तो बेटा सबसे पहले इस महीने का हिसाब किताब तो बाद में शुरू होगा, सबसे पहले तो आपको वो फिगर यहाँ पर कॉपी करनी पड़ेगी जो पुराना बचा हुआ है। भाई जो पुराना कैश बचा हुआ है या बैंक में जो पैसा पिछले महीने का बचा हुआ है, तो बेटा उसको मैं फैक्ट को ही ना दूंगा, थ्रू आउट को ही ना करूंगा, वहीं से क्वेश्चन शुरू करूंगा बेटा। भाई आप भी अपना कैश का मान लीजिए वॉलेट का पर्स का हिसाब रखते हो बेटा, तो आप भी तो कहते हो हाँ यार 500 तो कल के बचे हुए थे, इतने और आज मिले, तो बेटा उसको ऐड करते हो ना। तो डेट इज द ओपनिंग बैलेंस, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चे ये ध्यान रखिएगा कि जब हम ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश का बैलेंस तो बेटा हमेशा डेबिट साइड में आएगा, इट कांट बी चेंज।
बट बैंक बेटा, बैंक आपने पढ़ा था एसेट्स भी होता है और लाइबिलिटी भी होता है। कैसे बेटा, जब आपको सिर्फ दिया जाएगा बैंक तो बेटा इसका मतलब एसेट्स होता है, और जब आपको अगर लिखा हो क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट तो बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी होता है। तो लाइबिलिटी को हम अपोजिट साइड में लिखते हैं हमेशा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपको क्या दिया गया है। अब अभी तो कैश बैंक दिया होता, मैंने डायरेक्ट डाल दिया। इन केस अगर आपको बेटा जी बैंक का नेगेटिव बैलेंस दिया होता, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट, तो मैं उसको यहां पर लिखता, उसको मैं बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिख सकता हूं, और बेटा उसको बाई बैलेंस बीडी भी लिख सकता हूं। इस साइड में हमेशा हमें बाई लिखना होता है बेटा। तो बाई बैलेंस बीडी या बैंक ओवरड्राफ्ट एक ही बात है। फिर मैं उस बैलेंस को बेटा यहां लिखता हूं। ऑब्वियसली दोनों में से एक ही जगह आएगा ना बेटा, तो यहां पर ओवरड्राफ्ट नहीं दे रखा है इसलिए डेबिट साइड में लिखा गया है। अब यहां से ये तो पिछले महीने का बचा हुआ कैश है बेटा। अब बात आती है बेटा अब की एंट्री की। 4 मार्च से 31 मार्च तक आपको कैश का लेन देन दिखा रखा है। अब बेटा अब हमें चेक करना है कि कैश आएगा तो डेबिट साइड में डालना है बेटा, और कैश का मतलब कैश हो चाहे चेक हो, जाएगा तो क्रेडिट साइड में डालना है बेटा। अब 1 बाय 1 वही लास्ट क्लास की तरह आपको एंट्री करनी है बेटा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 मार्च को रिसीव्ड फ्रॉम आशा कैश ₹1200 and a check of ₹3200 allowed discount ₹400 बेटा। अब 4 मार्च को बेटा आपने यहाँ पर आशा से चेक रिसीव किया बेटा, 4 मार्च 2020 को बेटा, ठीक है। और आपने क्या किया बेटा, आशा से चेक रिसीव किया और कैश टू आशा, राइट। अब आशा से बेटा जी 1200 का तो आपने रिसीव किया है कैश, ओके, और बेटा जी 3200 का रिसीव किया चेक। अब चेक रिसीव किया तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप ये मान के चलते हैं बेटा कि भाई क्योंकि आगे कुछ नहीं दिया हुआ, इसका कॉन्सेप्ट अभी वास्ट में ही बताऊंगा आपको, कि आशा से जो चेक रिसीव किया है वो मैंने सेम टाइम पर बैंक में डिपॉजिट कर दिया हुआ, राइट, और रह गया 400 डिस्काउंट बेटा। तो डिस्काउंट कैश बुक में नहीं आता, क्योंकि डिस्काउंट तो वो अमाउंट है जो छोड़ दी गई है, जो छूट दे दी गई है आपको। कैश बुक में मैं फिर बता रहा हूं आपको बेटा सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली कैश की अमाउंट डालनी है, पैसों की अमाउंट डालनी है। हाँ, फिर वही लास्ट क्लास की तरह अगर आपको डिस्काउंट के बारे में कुछ कहा जाए तो आप बेटा जनरल एंट्री दे सकते हैं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू आशा ₹400, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, हैंड रेज किया था बेटा, डाउट पूछ सकते हो, बताइए क्या डाउट था बेटा उसमें। सर एक और बार बैंक ओवरड्राफ्ट वाला बता दूं। मैं बताया तो बेटा, देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है बेटा, इट्स वेरी सिंपल कि मैंने जब आपको स्टार्टिंग बिगिनिंग में बताया था, या आप जितने भी चैप्टर कर चुके हैं, तो बैंक वर्ड 2 जगह यूज होता है बेटा। जब आपको सिर्फ क्वेश्चन में बैंक दिया जाता है तो इसका मतलब बेटा ये हमारी एसेट्स होता है, ये हमने पहले पढ़ा था ना, आपको याद होगा। और बेटा ये जब बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा होता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपको याद होगा बेटा करंट लायबिलिटी होता है, और ये बड़ा सिंपली होता है बेटा, जितनी भी एसेट्स होती है उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और बेटा जी जितनी भी लायबिलिटीज होती है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि अगर मेरे क्वेश्चन में यहां पर कैश एट बैंक की जगह बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा होता, बैंक ओवरड्राफ्ट 72,400, तो बेटा मैंने ये समझाया है कि फिर इन दैट केस मैं इसको यहाँ पॉजिटिव साइड में लिखने की जगह फिर बेटा मैं इसको नेगेटिव साइड में ले आता उठाकर, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट इज लायबिलिटी और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है इफ गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर बेटा? यस सर। और कोई डाउट बेटा? हाँ जी निधि, कोई डाउट है बेटा बताइए। हाँ जी बेटा, किसी का डाउट है? चलिए, अब इसके बाद बेटा यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री बता रहा है 7 मार्च की। 7 मार्च को कह रहा है बेटा पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। तो कॉन्सेप्ट तो वही है, पैसा गया है। अब पैसा गया है तो मैं 7 मार्च को बेटा फिर डालूंगा यहाँ पर, और हेड भी मुझे पता है बेटा बाई सैलरी अकाउंट। नाम के अलावा हर एक के आगे बेटा अकाउंट कंपलसरी है। बस अब आपको ये देखना है, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो बेटा कैश में से गया है पैसा, और क्योंकि चेक लिखा हुआ है तो इसका मतलब पैसा कहाँ से गया है? बैंक से गया है, तो बेटा मैं बैंक में एंट्री डालूंगा। मतलब कैश बुक का लॉजिक वही है बेटा, चेंज क्या है?
चेंज ये है बेटा कि आपको वो एंट्री किस हेड में किस साइड डालनी है, राइट। तो क्रेडिट साइड डालनी है क्योंकि पैसा गया है। अब पैसा दो तरह का होता है, मैं पैसा 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 बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ बेटा। तो पैसे का मतलब क्या हुआ, पैसा में भी कैश और में भी चेक है, तो दोनों ही पैसा ना बेटा, आपका है तो मनी। नेक्स्ट एंट्री बेटा, अब थोड़ा सा इसको एक लेवल बढ़ा रहा हूँ बेटा, इंक्रीज कर रहा हूँ। पहले बताइए यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया डबल कॉलम कैशबुक का बेटा, किसी को डाउट लेने? तो डबल कॉलम सर एक बार ओवरड्राफ्ट समझा दीजिए। बेटा मैं बता रहा हूँ, ओवरड्राफ्ट देखिए बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा। मैंने बताया था बैंक का पॉजिटिव बैलेंस है तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि बैंक का पॉजिटिव बैलेंस का मतलब वो एसेट्स है। और बेटा बैंक का अगर नेगेटिव बैलेंस है तो वो लायबिलिटी बन जाता है, तो इसलिए उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। बस सिर्फ इतनी सी बात थी। तो यहाँ पर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया हुआ ना, अगर होता तो बोला है मैंने, यहाँ पर जिस क्वेश्चन में आएगा तब मैं कराऊंगा अभी। तो बैंक का बैलेंस मैंने कहा हमेशा कैश का बैलेंस पॉजिटिव होगा, बट बैंक का बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में नहीं लिखना आपको, मैं फिर बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में नहीं लिखना आपको, बट इन केस अगर दिया होता तो हमें बेटा डालना पड़ेगा क्वेश्चन में बैंक का नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ओके सर, ओके। और बेटा ये बार बार बता रहा हूँ, ये बैलेंस आया कहां से बेटा, ये भी समझ लीजिए। ये बैलेंस इसका मतलब वो होता है जो आपको शुरू में मैंने बताया, कौन सा बताया जी, कि जो लास्ट मंथ या लास्ट ईयर का बचा हुआ बैलेंस था बेटा, ठीक है नहीं। और अगर मैंने अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो बेटा लास्ट क्लास में आपने देखा होगा मैंने क्वेश्चन स्टार्ट कराया था, तो बेटा बैलेंस आएगा ही नहीं। अगर मैंने अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया तो बैलेंस आएगा ही नहीं। फिर क्या आएगा, फिर बेटा फिर तो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, फिर पैसा इन्वेस्ट करोगे तो इसकी जगह क्या आता है, टू कैपिटल अकाउंट। फिर यहाँ क्वेश्चन में भी चेंज दिया होगा, क्वेश्चन में क्या दिया होगा, मनी इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम, या बिजनेस स्टार्ट विद ₹20,000, ठीक है ना। तो वो क्या लिखोगे, टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर बेटा? इसके बाद अब थोड़ा सा और एडवांस जा रहा हूं बेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर थ्योरी में भी आता है बेटा कई बार ये क्वेश्चन, और प्रैक्टिकल में भी आता है, ठीक है नहीं। क्या आता है बेटा वो आपको समझा रहा हूं। बेटा वॉइस में किसी और के साथ भी प्रॉब्लम आ रही है क्या बच्चे? एक बच्चा यहाँ पर लिख रहा है बेटा चैटिंग में, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, किसी और के साथ आ रही है क्या? नो सर। हाँ निधि बेटा एक बार प्लीज अपना कनेक्शन चेक करो बेटा, रिफ्रेश करो, क्योंकि बाकी किसी भी स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम नहीं है बेटा, प्लीज चेक इट, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा अब एक इफेक्ट आएगा आपका, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री किसी कहते हैं बेटा, ये समझो आप। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है बेटा जो कोई भी एंट्री जो एक ही टाइम पर कैश एज वेल एज बैंक दोनों को एक साथ इफेक्ट करती है। अब कोई भी एंट्री बेटा जो दोनों को एक साथ इफेक्ट करेगी, उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है बेटा इसमें कि आपको कैश और बैंक जब दोनों का पैसा दिया होगा तो नेचुरल है बेटा उसके अंदर मेरा कैश भी चेंज हो रहा है और बैंक भी चेंज हो रहा है, कैश एज वेल एज बैंक दोनों ही चेंज हो रहे हैं बेटा। तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है बेटा, और कैसे आएगी इसको मैं बता देता हूं बेटा आपको। मान लीजिए आपने अपने ऑफिस का कैश डिपॉजिट करवा दिया बेटा इनटू बैंक, ठीक है, ₹2000। तो बच्चे अब ये समझो, अगर आपने अपने ऑफिस का कैश बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो होगा क्या जी। अब बेटा कैश बैंक में डिपॉजिट कराने का मतलब क्या है कि भाई इस ट्रांजैक्शन के थ्रू आपका बेटा जी कैश तो हो रहा है यहाँ पर रिड्यूस, कैश तो हो रहा है रिड्यूस, पर विद द सेम ट्रांजैक्शन बेटा जी आपका बैंक सेम टाइम पर क्या हो रहा है, इंक्रीज। ये पॉइंट समझ आ रहा है? अब भाई आपका कैश रिड्यूस हो रहा है और बैंक इंक्रीज हो रहा है, तो बेटा यहाँ तो कैश बुक में कैश भी और बैंक भी है। और मैंने क्या लॉजिक समझाया, मैंने आपको लॉजिक समझाया बेटा कि अगर इंक्रीज होगा तो भाई डेबिट साइड में पुट कर दो, यही समझाया ना बेटा। इंक्रीज होगा तो क्या करोगे, डेबिट साइड में पुट कर दो बेटा, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में पुट कर दो। तो बेटा यहाँ तो इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है,
बैंक। पर फिर बेटा आप कहोगे सर कैश डिक्रीज भी तो हो रहा है, तो मैंने ही समझाया था डिक्रीज क्रेडिट साइड में पुट करो। तो बेटा इसका मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री बन जाती है। जब भी आप अपना सर ऐसा नहीं हो सकता दोनों इंक्रीज हो रहे हो? पॉसिबल ही नहीं है बेटा, दोनों इंक्रीज तो फिर तो आप कहीं से पैसा रिसीव कर रहे होंगे ना। मैं कॉन्ट्रा एंट्री समझा रहा हूं बेटा आपको, देखो मैं समझाता हूं अभी आपको एक। तो कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या हुआ बेटा, जो कैश बुक में दोनों साइड इफेक्ट डालेंगी, जो कैश बुक में बेटा दोनों साइड इफेक्ट डालेंगी। इसका मतलब ये दो ही एंट्री बन सकती है बेटा। कौन सी? या तो बेटा जी आपने कैश डिपॉजिट कराया हो, और या बेटा जी आपने कैश विड्रॉ करवाया हो फ्रॉम बैंक, ठीक है ना। मान लीजिए 5,000 रुपए बेटा ऑफिस यूज के लिए, नॉट पर्सनल। तो यही दो एंट्री सिर्फ हो सकती है बेटा जो कॉन्ट्रा बनेंगी। क्यों? क्योंकि जैसे मैं इस एंट्री की बात कर लेता हूं एक बार बेटा। अब इस एंट्री की जगह आप ऐसा करो, पहले ये वाली एंट्री ले लो जो 9 मार्च की रखी है बेटा क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में बेटा 9 मार्च की एंट्री क्या रखी है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज कितने रुपए बेटा, तो यहां पर मैं ऐसी एंट्री में जाता हूं बेटा, कितने रुपए क्वेश्चन में 21,900। व्हाट इज मीन बाय दैट? इसका मतलब बेटा जी कि इस एंट्री के अकॉर्डिंगली ये बताया जा रहा है कि भाई सेम टाइम पर आपका कैश तो हो रहा है इंक्रीज एंड बैंक हो रहा है बेटा आपका डिक्रीज। यही तो मतलब हुआ ना जी। तो अब इंक्रीज साइड तो ये, तो मैं कहूंगा सेम टाइम पर आप कैश तो बेटा जी यहाँ 21,900 बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो कैश कॉलम में, और सेम टाइम पर बैंक कॉलम में बेटा 21,900 डिक्रीज करने पड़ेंगे। ये कुछ ऐसे हो गया बेटा जैसे मैंने अपनी लेफ्ट पॉकेट में से 20,000 रुपए निकाल कर राइट पॉकेट में डाल दिए। तो इफेक्ट क्या पड़ा कि लेफ्ट पॉकेट में कम हो गए और राइट पॉकेट में बढ़ गए, बट है तो मेरा ही पैसा। तो यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट हुआ बेटा कि आपके बैंक की पॉकेट से कम हो गए और कैश की पॉकेट में बढ़ गए। अब किस दिन हुआ है? 9 मार्च को। तो बेटा आप यहां पर एंट्री डालोगे, डेट डालोगे 9 मार्च, और कैश में पैसा कहां से आया बेटा, अपोजिट लिखते हैं हमेशा, टू बैंक अकाउंट। एक तरह से जर्नल की लेजर पोस्टिंग है बेटा। और सेम यहां पर डालोगे बेटा 9 मार्च। ये तो कॉन्सिडेंस है बेटा, एक लाइन होना जरूरी नहीं है, लाइन ऊपर नीचे हो सकती है। और बैंक में पैसा, ये जो बैंक से विड्रॉ किया कहां जा रहा है, बाई कैश। तो आप यहां पर कहोगे बाई कैश अकाउंट। और बेटा एग्जामिनर को सिंबल देने के लिए हम लोग यहां पर एक सी लिख देते हैं। सी का मतलब क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रा। इसका मतलब मैं एग्जामिनर को ये चीज शो कर रहा हूं कि सर ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री है, दैट मींस इसने बोथ साइड इफेक्ट डाला है। और बेटा पूरी कैश बुक में या पूरे अकाउंट्स में कॉन्ट्रा एंट्री दो ही होती हैं, जब जब आप पैसा डिपॉजिट करोगे कैश बैंक में, और जब जब आप पैसा विड्रॉ करोगे, तो एंट्री दोनों साइड आएगी बेटा। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। कई बार थ्योरी में भी क्वेश्चन आता है बेटा एक नंबर में, व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री। तो आप कहोगे कॉन्ट्रा एंट्री इज दैट एंट्री विच इफेक्ट बोथ साइड ऑफ द कैश बुक। फॉर एग्जाम्पल, ये दो एग्जाम्पल दे दीजिए, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक और बेटा कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा हमारा। सो मीनिंग इज दैट बेटा कि आपको ये पूरा क्वेश्चन कैश बुक का करना है, लेकिन डबल कॉलम में दो कंफ्यूजन आएंगी। पहली तो मैंने अभी आपको सॉल्व करवाई है, व्हाट इज द कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री में बेटा कोई डाउट लेना चाहेंगे, बताइए। सर अगर दोनों इंक्रीज हो गए तो? बेटा दोनों इंक्रीज होंगे फिर तो कॉमन एंट्री बन गई। देखिए दोनों इंक्रीज कैसे हो सकते हैं, एक एग्जांपल दो मुझे। दोनों सर रिसीव्ड हो गया तो पैसा रिसीव मैं वही कह रहा हूँ ना, दोनों इंक्रीज कैसे हो सकते हैं बेटा, दोनों इंक्रीज हो सकते हैं। मान लीजिए आपने हरी से पेमेंट रिसीव करी है बेटा, और हरी जी आपको 5,000 रुपए कैश दे रहे हैं बेटा, और 10,000 रुपए आपको बैंक में दे रहे हैं, ऑनलाइन या चेक कुछ भी कह लीजिए, दैट्स इट। तो नॉर्मल एंट्री हुई ना बेटा। कॉन्ट्रा एंट्री का तो मतलब ही नहीं हुआ इसमें। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब एक चीज कम और एक चीज ज्यादा। ये तो सिंपल हो गया। जैसे यहाँ आशा से रिसीव किए थे, देखो आपने, ये देखो ये एग्जांपल ऑलरेडी करा चुका हूँ बेटा। देखो आशा से रिसीव किए थे 1200 कैश में और 3200 बैंक में, तो ये दोनों साइड इंक्रीज हो रही है, तो ये तो कॉमन एंट्री हो गई बेटा। इसमें तो कॉन्ट्रा एंट्री या कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट था ही नहीं हमारे लिए, ठीक है ना। क्लियर बेटा। अच्छा इसके बाद बेटा 12 मार्च,
12 मार्च को कह रहा है इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। अब बेटा बैंक आपको इंटरेस्ट देता है तो जरा ध्यान दो, कभी कैश में पेमेंट देता है? वो तो बेटा सीधा आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देता है। बैंक का इंटरेस्ट हमेशा बैंक में डायरेक्टली जमा हो जाता है। तो बेटा बैंक ने अगर आपको इंटरेस्ट दिया है तो पैसा तो आपको मिला है। कब मिला है? 12 मार्च को, 12 मार्च को। इनकम का नाम क्या है? कहां से मिला पैसा? टू इंटरेस्ट अकाउंट। और इसको भूल के भी कभी कैश में मत दिखाना, बैंक में दिखाना बेटा, क्योंकि इंटरेस्ट बैंक की जो भी डीलिंग होती है ना बेटा, वो बैंक सीधा आपके बैंक अकाउंट से माइनस करता है या प्लस करता है। कभी भी कैश की डीलिंग नहीं होती बैंक के साथ, जो बैंक ने चार्जेस आपसे लेने। तो बैंक इंटरेस्ट मुझे मिला है तो कैश में नहीं मिला, बैंक में मिला है। तो बैंक क्योंकि मेरा इंक्रीज हो रहा है तो डेट्स वाई बेटा मैंने इसको प्लस कर दिया, क्योंकि बैंक मेरा इंक्रीज हो रहा है। 16 मार्च फर्नीचर परचेज किया बेटा ये कैश में। क्रेडिट साइड में आ जाओ बेटा। 16th ऑफ मार्च क्या परचेज किया आपने बेटा? फर्नीचर परचेज किया बेटा। फर्नीचर अकाउंट कितने रुपए परचेज किया है बेटा? फर्नीचर आपने परचेज किया है 16,500 और कैश में। देखो जब तक चेक नहीं दे रखा कैश ही मानना है। अगर यहाँ सिर्फ इतना भी लिखा होता ना परचेज फर्नीचर, तो भी बेटा आप कैश ही मान के चलोगे, क्योंकि चेक नहीं दे रखा। 21 मार्च को बेटा आपने मोहन एंड कंपनी को चेक दिया है तो ये भी पेमेंट गई है बेटा। 21 मार्च को पेमेंट कहां पर गई है? मोहन एंड कंपनी के पास। मोहन एंड कंपनी कितने रुपए का चेक दिया बेटा आपने? चेक दिया आपने बेटा 10,900 का बेटा। तो बैंक में डालिए, बैंक में से माइनस कीजिए। डिस्काउंट नहीं आएगा बेटा, डिस्काउंट कैश की आइटम नहीं होती, तो डिस्काउंट नहीं आएगा। डिस्काउंट की आप डालना चाहें तो जर्नल एंट्री डाल सकते हैं। अगर जर्नल एंट्री जिन्होंने भी की है क्या डालेगी बेटा? आप करेंगे यहाँ पर मोहन डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। बट मैंने कहा था कि आप अपने स्कूल में कंफर्म कर लीजिए, जर्नल एंट्री कंपलसरी है तो आप डालेंगे बेटा, बिल्कुल दैट्स इट। आप जर्नल एंट्री डाल सकते हैं बेटा से। इसके बाद बेटा 24 मार्च प्रोप्राइटर विड्रू ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज। अब की बार आपने ऑफिस से कैश निकाला है बेटा, तो जरा ये बताओ कॉन्ट्रा एंट्री है या नहीं है? हाँ जी बेटा, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि आपने बेटा प्राइवेट यूज के लिए निकाला है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? जब आपके ऑफिस में से कैश कम होता है और बैंक इंक्रीज हो जाता है, या आपके ऑफिस का बैंक कम होता है और कैश इंक्रीज हो जाता है। यहाँ तो बेटा बैंक तो कम हुआ, लेकिन ये तो घर का खर्चा हो गया ना। तो एक चीज कम या ज्यादा नहीं हो रही, सिर्फ बैंक कम हो रहा है बट कैश ऑफिस में तो आया ही नहीं। तो ये तो एक ऑर्डिनरी एक्सपेंस है बेटा, आपने ऑफिस के कैश से निकाला है पैसे, ठीक है ना। तो 11,600 कैश में से माइनस कर दो, बस ऑर्डिनरी खर्चा है आपका। सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश, तो बेटा पैसा आया है आपकी बार आपके पास। मतलब पेशेंसफुली डेट और हेड सही डालते जाइए। पैसा कहां से आया बेटा? आपने गुड्स से। उसमें बाई ड्राइंग्स नहीं आएगा इसमें बेटा? हाँ सर, वो 24 बेटा वो कोई बात नहीं, वो देखो कंप्यूटराइज हम लोग टाइप करते हैं एक्चुअली, तो कई बार मिस्टेक हो जाती है, वो कॉमन है बेटा। हम लोग जब आपको सिखाते हैं तो कई बार अकाउंट भी नहीं लगाते। मैंने आपको फिक्स बता रखा है कि डेबिट साइड में हमेशा 2 लिखना है, क्रेडिट साइड में हमेशा बाई लिखना है बेटा, और नेम के अलावा सबके आगे अकाउंट कंपलसरी है, डोंट वरी, वो चीज कॉमन है बेटा सबके लिए, ठीक है। तो बेटा कैश में गुड्स सोल्ड किया 14,800। अब फिर कॉन्ट्रा एंट्री आई है 31 मार्च को, कह रहा है बेटा अपने ऑफिस का कैश ऑफिस के बैंक में जमा करा है। तो देखो अब इस एंट्री से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा कि कैश तो सर मेरा कम हो गया और बैंक मेरा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ऑफिस का कैश बैंक में जमा करा है। तो इंक्रीज साइड तो बेटा ये, तो बैंक कॉलम में तो बेटा मैं यहां पर ले जाऊंगा, प्लस करूंगा, राइट। और कैश कम हो रहा है तो यही अमाउंट कैश कॉलम में बेटा यहां लेके जाऊंगा। देखो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको, क्योंकि डिक्रीज क्या हो रहा है बेटा? कैश, और इंक्रीज क्या हो रहा है? बैंक। 21,200 रुपीज। तो बेटा यहां पर भी सेम करना है आपको कि बैंक में तो मैं डाल रहा हूं 21,200 रुपीज, राइट। और लिखना अपोजिट होता है बेटा, जहां से आया पैसा।
तो आप क्या लिखेंगे, टू कैश, और क्या लिखा देंगे, सी कॉन्ट्रा एंट्री। अब सी आपकी ऑप्शन है बेटा, इस कॉलम में भी डाल देते हैं या इस कॉलम में नहीं डालना चाह रहे तो आप बेटा यहां पर भी डाल सकते हैं ब्रैकेट में सी। ये तो एक सिंबल है, मतलब इसका कोई ये नहीं कि परफॉर्मा है कोई, तो डेट इज ओनली सिंबल। जैसा आपके स्कूल में टीचर्स अलाउ करें बेटा वैसा आप कर दीजिए, दोनों में से कहीं पर भी एक डालना जरूर है सी, ये आपके लिए कंपल्सरी है बस। और सेम एंट्री बेटा यहां पर भी आएगी, पैसा कहां गया, बैंक में गया बेटा, तो बाई बैंक अकाउंट, और यहां पर कैश में से मैं कम कर दूंगा। तो ये दो ही एंट्री होती है बेटा कॉन्ट्रा एंट्री, या तो कैश बैंक में डिपॉजिट कराना और या बैंक को कैश में विड्रॉ करना, ठीक है ना। तो पैसा, ये दो एंट्री के अलावा कोई थर्ड एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री बन नहीं सकती। तो कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब कैश बैंक में या बैंक कैश में ट्रांसफर करते हैं हम। अब ये अकाउंट मेरा पूरा हो गया बेटा। अब जब अकाउंट पूरा हो गया तो फिर वही कॉन्सेप्ट कि एट लास्ट महीने के एंड में आप अकाउंटेंट हैं तो बेटा अपने बॉस को क्या देंगे, हिसाब देंगे। कैसे देंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट बेटा। आप यहाँ पर कहेंगे कि सर पूरे मंथ में अगर हम देखें तो इतना इतना कैश तो आया। आप अपने बॉस से डायलॉग बोल रहे हैं कि सर देखो पूरे महीने में इतना कैश आया, राइट, कितना आया, 50,650, ठीक है जी। और सर उसमें से मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया कहीं, तो इसको रफली बेटा अपनी कॉपी में एडिशन कर लो भाई। 16,500 और 11,600 और 21,200 खर्च कर दिया, तो कितना खर्च किया, 49,300 खर्च किया। तो बेटा अगर रफली मैं 50,650 में से माइनस करता हूं 49,300, तो बेटा वहां से मुझे पता लग जाएगा कि कैश मेरे पास कितना बचा। तो कैश यहां पर बता रहा है 7350 बचा है बेटा, हाँ कैश बैलेंस, सॉरी एक मिनट को खर्चा क्या क्या करो बेटा, 16,500, 11,600 और बेटा 21,200, और पैसा आया क्या क्या था, कैश डिपॉजिट एट बैंक 21,200, हाँ और तो कोई नहीं है बेटा हेड, ठीक है ना। तो यहां पर आपको क्या करना है बेटा जी, जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारी आपने ट्रांजैक्शन फुलफिल करी बेटा। उसके बाद फुलफिल करने के बाद आपने देखा कि अल्टीमेट ओवरऑल क्या मेरे पास कितना पैसा जो भी बचा हुआ है वटेवर सो जो भी है वो कितना है बेटा। अच्छा 50,650 था ना बेटा, सॉरी। तो देखो मतलब इसको कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा। आप अगर एक कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हो तो भी भाई आपको किसी ने हिसाब रखने को बोला है तो यही तो कहोगे ना कि सर देखो पूरे महीने में पैसा आया, आपने अपनी रफ कॉपी में जोड़ा, ऐड किया बेटा, और जितना स्पेंड कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहां पर वो अमाउंट लिख दो जो बचा है। अब बचा कितना बेटा, 1350, और ये मेरा क्या हुआ बेटा, ये मेरा हुआ बैलेंस कैरिड डाउन। इसको मैं क्या कहता हूँ, कैरिड डाउन। जैसे देखो ये स्टार्टिंग में ब्रॉट डाउन था ना बेटा, ये कैरिड डाउन है। मतलब ये कि इस महीने का क्लोजिंग बैलेंस ये है, फिर ये अगले महीने ओपनिंग बन जाएगा। मतलब जब नेक्स्ट मंथ नया अकाउंट शुरू होगा, कब से शुरू होगा, 1 अप्रैल से बेटा, तो फिर इसको मैं दोबारा से यहां से कहूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1350। जैसे एक बस होती है ना बेटा, एक स्टॉप से शुरू होती है और पूरा राउंड करके वहीं खत्म होती है ना, वही चीज है बेटा। आपने देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्टिंग करी थी और आप इस महीने का पूरा काम कंप्लीट करके अगले महीने का बैलेंस ब्रॉट डाउन निकाल के घर जाएंगे। तो आप अपने बॉस को पूरा सेटिस्फाई कर रहे हैं कि देखो सर मैंने पूरे महीने का आपको कैश का हिसाब दे दिया, अब ये आपके पास अगले महीने के लिए पैसा बचा है। अब बेटा बैंक का आया तो सेम पॉलिसी बेटा आपको बैंक में यूज करनी है, क्योंकि बैंक का पॉजिटिव बैलेंस था बेटा। तो यहां से बेटा जी मैंने बैंक की टोटलिंग करी। जब बैंक की टोटलिंग करी तो मैंने देखा 98,000 कैश आया पूरे, मतलब बैंक से पैसा आया बेटा। तो मैंने सेम बेटा जी 98,000 रखा दोनों तरफ। परफॉर्मेंस का ऐसे बनाना है बेटा। उसमें से मैंने देखा कि मैंने पेमेंट कितनी कितनी करी है सबको। तो बेटा पेमेंट 25,600 करी है, 21,900 करी है और बेटा 10,900 करी है। इन तीनों को सम किया तो बेटा जी मैंने पेमेंट जो यहाँ पर करी है टोटल वो करी है, माइनस करी है 58,400
और पैसा आया कितना था, 98,000 का आया था। तो व्हाट इज मीन बाय दैट, इसका मतलब बेटा अगर मैं यहाँ पर हिसाब लगाऊं कि बचा कितना, तो बेटा 39,600, 39,600 मेरे पास बैंक में बचा हुआ है, और वो भी अगले महीने में बैलेंस बन जाएगा ओपनिंग। अब देखो बेटा, ये तो सब आपका रफ वर्क था, तो मैंने सिर्फ टोटलिंग वोटलिंग करी है। आप सिर्फ ये चीज देखो, ये सामने आपके क्वेश्चन है बेटा और ये आंसर है। सो दिस इज द डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है बेटा कि आप एक अलग से बेटा कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं जिसमें पूरे मंथ का कैश का और बैंक का आपने हिसाब किताब अपने ऑनर को देना है, और बेटा ये बताना है कि सर कैश और बैंक इतना इतना आया और इतना इतना गया और इतना बचा है। सो नाउ टेल मी योर डाउट बेटा, अब बताइए कोई डाउट है इसमें बेटा? सर मार्च 9th के ऊपर बता दीजिए। कौन सी बेटा? मार्च 9th। कॉन्ट्रा एंट्री है बेटा। आपने अगर कैश विड्रॉ किया है बैंक से तो कॉन्ट्रा एंट्री में तो बिल्कुल डाउट नहीं रखना चाहिए आपको। देखो ध्यान रखना सभी को, कॉन्ट्रा एंट्री की प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लेना। अगर आपने कैश विड्रॉ किया है तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, आप सिर्फ ये देखिए कैश इंक्रीज हो रहा है और बेटा बैंक डिक्रीज हो रहा है क्योंकि बैंक से पैसा निकाला है, तो बस। तो बैंक क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो ये अमाउंट बेटा जी बैंक कॉलम में मैंने डिक्रीज साइड में रख दी, और बेटा कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश कॉलम में इंक्रीज साइड में रख दी। मतलब ये दो एंट्री तो बेटा स्पेशली बताइए आपको, इस पे तो आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान देना पड़ेगा बार बार, और 2 से 3 क्वेश्चन बेटा हार्डली प्रैक्टिस कीजिए होमवर्क में, तो फिर 100% ये चीज मैं कहूंगा कि आपको यहाँ पर जो है परफेक्शन आ जाएगा बेटा, ठीक है ना? और कोई बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? एक और क्वेश्चन लेता हूं, चलो एक नेगेटिव भी लेता हूं बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये कॉन्सेप्ट आपका बेटा कैश बुक में समझ लो सबसे हाईएस्ट कॉन्सेप्ट आ जाएगा। देखो एक तो इसमें क्या चेंज है बेटा, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। कैश इन हैंड दे रखा है 800 रुपीज बेटा, मंथ चल रहा है आपका इसमें जून, ओके। तो बेटा 1 जून 2020 को सेम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बचे, टोटल है 800 रुपीज कैश, और बैंक में मैं डालता, लेकिन क्या दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बेटा इसलिए डेट इज अवर लायबिलिटी, इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट को मैं उस साइड में नहीं डाल सकता, मैं यहाँ पर डालूंगा बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट। मैंने कहा था बैंक ओवरड्राफ्ट, या फिर बेटा जी आप बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं, इसको एक ही बात है। ये बैंक ओवरड्राफ्ट है 5700। इसका मतलब स्टार्टिंग में ही कैश तो आपके पास पॉजिटिव है, पर बेटा जी बैंक में तो आपके पास नेगेटिव अमाउंट है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? अब आपको कैसे पता लगेगा बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, या तो क्लियर कट लिखा होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, और बेटा इसकी जगह कभी कभी आपको बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं देता एग्जामिनर, सिर्फ बैंक देता है, लेकिन ब्रैकेट में लिख देता है क्रेडिट। तो बेटा अंडरस्टूड है, समझ जाइएगा कि बैंक क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड तो ये होती है, इसका मतलब अंडरस्टूड है बेटा कि ओवरड्राफ्ट है। तो या तो बैंक ओवरड्राफ्ट प्रॉपरली देगा, या फिर बेटा बैंक के आगे क्रेडिट लिख देगा। तो बैंक तो वैसे डेबिट होता है, एसेट्स तो डेबिट होती है, लेकिन क्रेडिट लिखने का मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा बेटा डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं, और इसको थोड़ा सा केयरफुली समझिएगा, और क्लास खत्म होने के बाद भी रिकैप कर लीजिएगा वीडियो से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। अब क्या है ऐसा इंपॉर्टेंट इस कॉन्सेप्ट में, थोड़ा सा बेटा इसको भी समझना जरूरी है। इस कॉन्सेप्ट में बेटा इंपॉर्टेंट जो है वो है चेक। देखिए अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन, मुझे नहीं पता बेटा अभी कितनी आप जानते हैं कितनी नहीं जानते प्रैक्टिकली, और मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा अभी बैंक में जाते होंगे। तो बेटा एक्चुअली होता क्या है कि जब हमें किसी भी पार्टी से चेक रिसीव्ड होते हैं, मान लीजिए बेटा चेक रिसीव कब हुआ, मैं कहता हूँ 7 जून को हुआ, तो बेटा क्या वो बैंक में जमा करना चाहिए? हो सकता है बेटा वो चेक रिसीव होने के बाद 3-4 दिन आपकी पॉकेट में आपके ड्रॉअर में पड़ा रहा हो। तो चेक रिसीव होना अलग बात है बेटा,
और चेक बैंक में डिपॉजिट कराना अलग बात होती है। अब अगर ये चेक बैंक में डिपॉजिट भी मैंने 7 जून को करा दिया था तो बेटा कोई चेंज नहीं है। तो देखो अभी अभी क्वेश्चन कराया ही है आपको मैंने, एक बार दोबारा समझिए, अभी भी मैंने क्वेश्चन कराया है आपको बेटा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में एक बार दोबारा लेके चल रहा हूं आपको। ये देखिए 4 मार्च की एंट्री क्या थी बेटा, रिसीव्ड फ्रॉम आशा कैश रुपीज दिस एंड चेक दिस। तो बेटा जैसे ही चेक का नाम आया मैंने बैंक में डाला था ना अमाउंट। क्यों? बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, क्योंकि मुझे आपने नहीं देखा था पर मैं, क्योंकि मुझे पहले से कैश बुक आती है बेटा, तो मैंने पहले से यहां से यहां तक ना क्वेश्चन को रीड कर लिया था बेटा, और मैंने यहां से यहां तक देख लिया था कि क्या आशा से जो चेक मिला है कहीं बाद में बताया गया कि आपने डिपॉजिट किया है, नहीं बता रखा था बेटा। तो जब आशा के चेक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो तो हम ये मान के चलते हैं बेटा कि आपने सेम टाइम पर डिपॉजिट भी कराया होगा। क्या मान के चलते हैं बेटा? सेम टाइम पर डिपॉजिट भी करा दिया होगा। तो यही चीज समझा रहा हूं बेटा, अगर सेम टाइम पर डिपॉजिट करा दिया तो बेटा मेरे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आएगा, आप उस पैसे को बैंक में डालिए, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आपने मुझे चेक दिया और बेटा आपके चेक देते ही मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो जब आपने मुझे चेक दिया और बेटा मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो ऑब्वियसली बात ही खत्म हो गई। फिर तो पैसा कहां आया? डायरेक्टली बैंक में आया। लेकिन इसी क्वेश्चन में चेंज आ जाता। कब? अगर बेटा आपको इस चेक के बारे में 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद यहां दिया होता कि भैया चेक अब डिपॉजिट कराया मैंने, तो बेटा जी फिर मैं इसको यहां पर बैंक में नहीं डाल सकता था। तो चेक में हमेशा आपको ध्यान रखना है आपसे। कैसे? अब मैं समझा रहा हूं बेटा उसके बारे में। ये देखिए क्या बता रहा है बेटा, अगले दिन 7 जून को रिसीव्ड चेक फ्रॉम भारती। कितने का चेक आया? 3250 का बेटा, और उसको डिस्काउंट दिया गया 150 का। तो जनरली तो अगर मैं आगे क्वेश्चन ना पढ़ूं, क्योंकि आधे से ज्यादा स्टूडेंट बेटा बहुत ज्यादा दे आर ऑलवेज इन हरी, जल्दी में रहते हैं कि यार फटाफट से मैं कंप्लीट करूं, तो बेटा फिर तो अगर मैं उस स्टूडेंट की तरह बन जाऊं तो बेटा मैं फटाफट से यहाँ पर डालूंगा 7 जून को टू भारती और फटाफट से बैंक में डाल दूंगा 3250, क्योंकि चेक मिला है। बट नहीं बेटा, मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे आगे क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा कि क्या चेक के बारे में आगे कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं दी हुई, और बेटा इस क्वेश्चन में दी हुई है। 7th को चेक रिसीव हुआ है बेटा, और आपको 9th को बता रहे हैं कि जो ऊपर वाला चेक है अब डिपॉजिट किया है। तो बच्चे जरा मुझे बताओ कि बैंक में पैसा 7th को आएगा या 9th को आएगा? 9th को आएगा ना बेटा। तो भाई फिर आपने 7 को क्यों कर दिया? गलत था बेटा, नहीं करना चाहिए। तो आज के बाद जितने भी कैश बुक के क्वेश्चन करेंगे पहले ये रीड करेंगे हम कि जो चेक रिसीव किया है क्या उसको सेम टाइम पे डिपॉजिट किया गया या नहीं किया गया। तो सर 7th की ट्रांजैक्शन छोड़ देंगे? हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा। अभी ये कैसे पता लगेगा बेटा कि डिपॉजिट किया है कि नहीं किया? आप या तो यहाँ लिखा होगा या फिर बेटा आप नीचे की एंट्री पढ़ेंगे कि क्या उस चेक के रिलेटेड कोई और एंट्री दे रखी है। तो अगर दे रखी है तो इसका मतलब सेम डेट पे डिपॉजिट नहीं किया गया था। तो 7 से 9 तक बेटा वो चेक कहां पर रहा? वो चेक बेटा आपके हाथ में रहा। तो इसलिए अब 7th की एंट्री बच्चे मेरी कैश बुक में नहीं आएगी, नहीं आएगी। कहां आएगी? जर्नल में। अब जर्नल वही बार बार बता के चल रहा हूं बेटा, आपके स्कूल में डिपेंड करता है, कहा जाए तो आप डालिएगा, नहीं तो नहीं। तो 7th को बेटा मैं लिखूंगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, और साथ में डिस्काउंट भी था बेटा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बेटा जी आल्सो डेबिट टू भारती। तो
बेटा आपको 3250 का चेक मिला, 150 का डिस्काउंट दिया, टोटल भारतीय से 3400 की सेटलमेंट हो गई होगी, इसका मतलब आपकी। तो मतलब क्या है कि 7 को आपके कैश बुक में ये एंट्री नहीं आएगी बेटा, 7 को ये एंट्री कहाँ आएगी, जर्नल में आएगी। ठीक है ना। अब जर्नल दिखाना है या नहीं दिखाना, दैट इज डिपेंडिंग ऑन योर स्कूल। यहां पर एंट्री आएगी बेटा 9th को, क्योंकि बैंक में कैश बुक में तो एंट्री उसी दिन आती है जिस दिन पैसा आता है। तो 9th ऑफ जून को मैं कहूंगा बेटा पैसा कहां से आया, अब भारतीय से नहीं आया, अब पैसा आया बेटा चेक इन हैंड से। भाई जो चेक 2 दिन से हाथ में पड़ा था, भारतीय की तो सेटलमेंट खत्म हो गई थी 7 को ही, 7th को ही, तो ये चेक इन हैंड से आया। कितना आया, 3250, दैट्स इट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट समझाने वाला कॉन्सेप्ट है आपको आज का, कि चेक कब आपको बैंक में लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, प्रीवियस क्वेश्चन में आशा से चेक मिला था, बट बिकॉज मुझे आगे कुछ नहीं कहा गया था, तो इसलिए मैं मान के चल रहा कि आशा से चेक मिला और मैंने सेम टाइम पे डिपॉजिट भी कर दिया। बट इस क्वेश्चन में क्योंकि मुझे कहा गया है 2 दिन बाद, तो मैंने इसलिए 2 दिन बाद डिपॉजिट किया इसको। ठीक है बेटा। अब इसके बाद फिर अगली 15th को बेटा चेक रिसीव हुआ पन्ना लाल से, और मैं फिर वही चेक करूंगा बेटा कि पन्ना लाल से चेक मिला है, तो क्या इसके बारे में आगे कहा गया है, यस 28 को बताया गया है। तो बेटा फिर वही एंट्री पन्ना लाल की नहीं आएगी, मतलब फिर उसके बाद 15th की एंट्री में यही करूंगा बेटा जी अपनी जर्नल में। क्यों, क्योंकि पन्ना लाल का चेक भी बेटा जी आपके पास ही पड़ा हुआ है, टू पन्ना लाल। कितने रुपए का चेक आया बेटा, 1200 रुपए का, 1200 का। मैं फिर बता रहा हूं, पन्ना लाल का चेक मैं यहां डाल देता अगर आगे कोई एंट्री ना दी होती, पर दी हुई है बेटा 28 को, इसलिए अभी यहीं पड़ा रहेगा। उसके बाद 28 को करेंगे, आप बीच में अपनी एंट्री करते रहो। इस चेक की बात कब करेंगे हम, 28 डेट आने दो। अच्छा, इन द मीन टाइम 20 तारीख को क्या हुआ बेटा, भारती का चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब बेटा बाउंस। और बेटा आपको बच्चे क्लियर कर दूं कि जब चेक बाउंस होता है तो जो मैं सोच रहा था मेरे बैंक में जमा हो गया, वो बेटा ही दोबारा माइनस हो जाता है, सेम टाइम पर बैंक माइनस कर देता है अमाउंट। तो क्योंकि चेक बाउंस हुआ बेटा, तो 20 जून को आप फिर एंट्री में ये बताएंगे बाई भारती, क्योंकि भारती से दोबारा पैसा लेना है, भारती आपके लिए दोबारा डेटर बन गई बेटा, और बैंक में से फिर माइनस कर देंगे 3250। देखो चेक आया भारती का, आपके पास पड़ा रहा, 2 दिन बाद बेटा डिपॉजिट हुआ, बैंक में पैसा आ गया, आपने सोचा जमा कर दिया। लेकिन 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद बैंक से इंटीमेशन आया कि चेक तो बाउंस हो गया। तो बेटा उफ, क्या करोगे, यही कहोगे ना, अरे यार बैंक में पैसा आया था दोबारा माइनस हो गया, पैसा फिर माइनस हो गया। तो चेक का आना बट डिपॉजिट नहीं होना, फिर उसके बाद चेक का डिपॉजिट होना, और अगर चेक बाउंस हो गया तो पैसा दोबारा माइनस होना। ये एक पूरी चेन है बेटा बैंक की, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा बात। सर ये भाई भारती क्यों है, भाई भारती? इसलिए बेटा जी क्योंकि अगर किसी से पर्सन से आपको चेक मिला था और वो चेक बाउंस हो गया, तो दोबारा बेटा आप उसी का तो नाम डाल के चलोगे ना डेटर में। आप कहोगे भाई भारती जी दोबारा से आपने मुझे इतना पैसा देना है, भारती बिकम अगेन डेटर। तो चेक जिससे बाउंस हुआ उसी से पैसा लोगे आप आगे चलकर, तो इसलिए उसको आपने डेबिट कर दिया, ठीक है नहीं। अच्छा, अब इसके बाद बेटा 28 की एंट्री देखो, पन्ना लाल का चेक तो बैंक में डला ही नहीं, आपने तो कमल को एंडोर्स कर दिया। डू यू नो अबाउट एंडोर्स? एंडोर्स का मतलब बेटा आपने चेक बारों बार किसी को दे दिया, मतलब आपने मुझे चेक दिया बेटा, मेरी पॉकेट में चेक पड़ा हुआ है, उसमें नाम नहीं डाला था आपने मेरा, और इन द मीन टाइम मेरे से कोई पैसे लेने वाला आया, मैंने कहा चल यार मेरे पास पैसे नहीं है पर ये चेक है, आप अपने अकाउंट में डलवा लेना। तो बेटा देखो पन्ना लाल से चेक आया था 15 जून को, और जब 28 जून को वही चेक बारों बार चला जाएगा कमल जी के पास, तो बेटा मैं कहूंगा कमल डेबिट
क्योंकि कमल जी के पास चेक जा रहा है बेटा, कमल डेबिट टू चेक इन हैंड। जो चेक इन हैंड मेरे पास पड़ा हुआ था वो मैंने उनको दे दिया। कितने रुपए का चेक? 1200 रुपए का बेटा, 1200 का। इसका मतलब देखो कितनी मजे की बात है, ये एंट्री तो कैश बुक में आई नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि बेटा पन्ना लाल जी से जो चेक मिला था वो चेक एज इट इज मैंने तो बाहर किसी को दे दिया। तो भैया मेरे तो कैश या बैंक में पैसा ही नहीं आया ना। और कैश बुक जब तक नहीं चेंज होगी बेटा, जब तक कोई एंट्री नहीं आएगी, जब तक उसके अंदर पैसा नहीं आएगा। इट इज जस्ट लाइक योर गुल्लक, सेविंग बॉक्स। तो बेटा गुल्लक में जब तक पैसा अंदर डालोगे नहीं, गुल्लक में बैलेंस बढ़ेगा कैसे? ये तो आपने चेक लिया और बाहरों बाहर किसी को दे दिया तो बाईपास हो गया, तो इसलिए यहां पर आई। तो कैश बुक का लॉजिक समझिए बेटा, कैश बुक में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन आती हैं जो कि मेरे कैश या बैंक को इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। लास्ट एंट्री बेटा आपने इनकम टैक्स पे किया। इनकम टैक्स हमेशा ध्यान रखिएगा आपका पर्सनल खर्चा होता है। मैंने 3 चीजें बार बार बताई हैं, फिर बता रहा हूं। एक बेटा LIC का प्रीमियम और एक आपका इनकम टैक्स। तो इसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि पर्सनल खर्चा होता है बेटा। और चेक से पेमेंट करिए। पेमेंट में कभी नहीं देखना बेटा चेक किस डेट को दिया है, क्या दिया है। पेमेंट अगर चेक से करते हैं तो आपका मान के चलेंगे आप गया बैंक से पैसा। तो यहां पर देखो हमारी एंटायर कैश बुक बेटा जी कंप्लीट हुई है यहां पर। तो कैश बुक में आपको 2 क्वेश्चन बेटा समझने बहुत जरूरी है। 2 क्वेश्चन, 2 कॉन्सेप्ट। एक तो बेटा जी कॉन्ट्रा एंट्री का जो मैंने अभी आपको बताया, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेटा चेक का, कि चेक कब रिसीव हुआ और कब नहीं हुआ। ये चीज, ये दोनों चीजें बेटा हम ध्यान से समझेंगे। अच्छा, इसकी बैलेंसिंग करवा रहा हूं। और उससे पहले बेटा 20 जून की एंट्री कह रहे हो रिपीट करनी है, मैं बताया तो बेटा जिनके भी डाउट है। देखिए बेटा 20 जून की जो एंट्री है बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको ना थोड़ा सा जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलिएगा, जिसको भी डाउट है। देखिए जनरली हम लोग जब जर्नल एंट्री बनाते हैं बेटा, तो जर्नल एंट्री में क्या करते हैं, जब किसी से चेक लेते हैं तो हम लोग करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान लीजिए राम से चेक आया राम। ऐसा क्यों करते हैं बेटा? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम मान के चलते हैं कि भाई बैंक तो आपका प्लस हो रहा है, एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है बेटा। और राम आपका डेटर होगा, पैसा तो डेटर से लेते हो ना, तो राम का अकाउंट डिक्रीज हो रहा है बेटा, इसलिए क्रेडिट हुआ होगा। और जब वही चेक बाउंस हो गया बेटा, तो क्या करते हो? रिवर्स। आप कहोगे मिस्टर राम आप दोबारा से अपना अकाउंट इंक्रीज कर लो। क्यों? क्योंकि मैं जो दोबारा आपसे पैसा लेना पड़ेगा। और बैंक मेरा फिर डिक्रीज हो गया बेटा, क्योंकि पैसा तो वापस गया। तो जो रूल यहां पर था उसी का अपोजिट यहां लग गया बेटा। तो जैसा चेक आया था भारतीय से वैसे ही वापस चला गया। सो दैट्स व्हाई बेटा। तो 20 जून को ये एंट्री इसलिए यहां पर आई है बेटा। अच्छा, अब इसके बाद बैलेंसिंग की बात कर लेते हैं बेटा। जब बैलेंसिंग की बात करेंगे तो बेटा सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, कोई चेंज नहीं है। वही कैश की टोटलिंग करेंगे आप। जब कैश की टोटलिंग करी तो इट बिकम 800 रुपीज। और मैंने कहा अपने मालिक को, बॉस को, कि बॉस कैश खर्च तो हुआ ही नहीं। 30 जून जिस मंथ में काम कर रहे हैं उसकी लास्ट डेट को आना है बेटा। एंड हियर बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो 800 रुपीज थे और सर देखिए कुछ भी खर्च नहीं हुआ, 800 आपके वापस ऐसे कैसे बचे हुए हैं। और जब आप 1 जुलाई को आएंगे तो सर ये आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका इंतजार कर रहा होगा, यानी कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपको मिल जाएगा एज इट इज 800 रुपीज। ये तो बेटा कैश की बैलेंसिंग हो गई। इज दैट क्लियर? अब बैंक में आते हैं बेटा। बैंक तो बेटा इस बार लायबिलिटी थी, तो बैंक की ये साइड भी करा रही है बेटा, मतलब पेमेंट ज्यादा हुई है और आया पैसा कम है। तो जब मैं बैंक की टोटलिंग करूंगा बेटा, तो बैंक की टोटलिंग में मुझे पता लगेगा कि बैंक की तो बेटा जी क्रेडिट साइड बड़ी है। वैसे भी बेटा आपको बता रखा है लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड बड़ी होती है बेटा, 9100। तो जब मैं 9100 में से ये माइनस करूंगा कितना, 3250, तो इसका मतलब बेटा 5850 मेरे पास बैंक का नेगेटिव बैलेंस बचा है बेटा।
और इसको मैं इस साइड लिखूंगा यहाँ पर सेम 30 जून को, और सेम कॉन्सेप्ट बचे, बस इस साइड 2 लगाते हैं हम, बैलेंस कैरी डाउन। अब देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, मतलब एक बैलेंस कैरी डाउन इस साइड बच रहा है और एक इस साइड बच रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा कैश पॉजिटिव था, पॉजिटिव हमेशा डेबिट साइड बड़ी होती है, तो बैलेंस कहाँ बचा? क्रेडिट साइड। और बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव था, तो लायबिलिटी कौन सी साइड बड़ी होती है? क्रेडिट साइड। ये टोटल किया, इस 90-100 टोटल में से बेटा जितना पैसा आया था वो माइनस किया, ये नेगेटिव बचा हुआ है। तो अगले महीने जैसे शुरू में नेगेटिव था, ऐसे बेटा अगले महीने भी वो नेगेटिव जाएगा। अगले महीने भी यहाँ पर क्या करेंगे? डेट इज कॉल्ड बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, या बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हो, डोंट वरी। वो आपका बेटा जी 5850 नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा ये दोनों चीजें हमारे लिए जो है यहाँ पर कंसिडर की गई है, पॉजिटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस। एंड दैट्स वेरी श्योर बेटा, आप सिर्फ इन 2 क्वेश्चन के वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा और साथ में कॉपी लेके बैठिएगा, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। कैश बुक की 99% प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एंड बट डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास इज आल्सो विद द कैश बुक। नेक्स्ट क्लास भी आपकी कैश बुक की है बेटा, और मैं इन द मीन टाइम आपके पास कैश बुक के कुछ क्वेश्चन सॉर्ट करके भेजूंगा। आप टीएस लेवल के क्वेश्चन करिए और सॉर्ट आउट करके मैं भेजूंगा। फिर नेक्स्ट क्लास में अपने डाउट निकाल के रखिएगा, क्वेश्चन में कितने डाउट आप ले सकते हैं, मतलब इसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन तो सारे कर सकते हैं। तो अगर बुक की बात करूं तो 5 to 15 यू कैन डू, लेकिन प्रॉब्लम हो सकता आएगी। तो नेक्स्ट क्लास में मान लीजिए कि मैं आपको इसके डाउट ही दूंगा जितने भी हैं, जो जो डिफरेंट एंट्री आएंगी 5 to 15 के बेटा। बट कॉन्सेप्ट कैश बुक में इससे बाहर नहीं जाएगा, डोंट वरी। ठीक है बेटा, क्लियर? ओवर कर रहा हूं बेटा, नेक्स्ट क्लास तक प्लीज अपने डाउट निकाल के रखिएगा। ओके, थैंक यू बेटा।